मेरी आज दूसरी बार सुहागरात थी। मेरा दूसरा पति मेरे खाला का लड़का था। वो मुझे चाहने लगा था। मेरी पहली शादी बहुत ही कच्ची उम्र में मेरी बाजी के साथ उसके देवर से हो गई थी, जब मुझे शादी का मतलब भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होती है। उस वक्त मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। जब मेरी दूसरी शादी हुई उस वक्त मैं 22 साल की थी, जब मैं जरगम की बीवी बनी थी। जरगम बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मन ही मन मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो मैं कभी जीवन में नहीं भुला सकती थी। जरगम मेरे घाव पर धीरे धीरे मरहम रखना शुरू कर दिया, तो मैं धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की तरफ आ रही थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब जरगम ने मुझे प्रपोज किया था, जबकि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन उसने धीरे धीरे मेरे अंदर के भरे नफरत को मिटाने लगा था, क्योंकि मुझे शादी के नाम से ही बहुत चिढ़ थी और मैं कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जरगम ने अपनी मोहब्बत से मुझे दूसरी शादी के लिए मना लिया था। आज मेरी सुहागरात थी और मुझे इसका मतलब अच्छे से पता था। अब मैं पूरे 22 साल की हो चुकी थी। जरगम धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहने लगा, जरीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे सारे घाव धीरे धीरे भर दूंगा। जब उसने मेरे निकाह के सूट को ऊपर उठाया तो मेरे शरीर में पड़े जख्म को देखकर घबरा गया। उस वक्त उस जख्म में घाव तो नहीं था, लेकिन बहुत गहरा निशान था। जरगम ने कहा, वह इंसान था या जानवर? कोई जानवर भी इस तरह नहीं कर सकता। जरीना, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पहले पति का खून ही कर दूं। उसे जीने का कोई हक नहीं है। वह इंसान नहीं, जानवर है। जरगम की बातें सुनकर मेरे आंखों से पानी आने लगा था। जरगम ने मुझे बड़ी धीरे धीरे समेटा। जरगम कहने लगा, जरीना, मुझे माफ़ करना। मैंने तुम्हारी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। मैंने जरगम को अपने गले से लगा लिया। पहली बार मुझे महसूस हो रहा था कोई इंसान मेरे अंदर के दर्द को देख रहा हो। मुझे जरगम से मोहब्बत होने लगी थी और मैं उस रात अपने आप को जरगम के हवाले अपनी मर्जी से सौंप दिया था। मुझे जरगम से जरा भी डर नहीं लग रहा था। जरगम मुझे फूलों की तरह छू रहा था। जरगम और मैं दोनों सुकून पाकर अब बेड पर लेटे लेटे ही जरगम को मैं अपने 10 साल पुरानी हादसे के बारे में बताने लगी। कुछ इस तरह थी मेरी आप बीती कहानी। मैं उस वक्त 13 साल की थी। तभी मेरी शादी एक 25 साल के आदमी से करवा दी गई। मैं उस वक्त बेहोश थी और बेहोशी की हालत में ही मैं ससुराल आई थी। मुझे होश आया तो मेरे करीब वही आदमी था जो मेरे बदन को छू रहा था। मैं डर गई। मैंने कहा, अंकल, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जब मैंने पलटकर अपने बिस्तर को देखा तो मैं फिर से बेहोश हो गई। मैं राजस्थान के रहने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। यहाँ एक छोटा सा गांव है। हम दो बहनें थीं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरी माँ के आंतों में गांठ हो गया था, जिसका ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी जब मुझे पता चला कि हमारी माँ को कैंसर हो गया है और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना है, नहीं तो माँ के बचने का कम चांस है। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाने पीने के भी लाले पड़े होते थे। पास के खेतों से सब्जियां चुरा कर हमें काम चलाना पड़ता था। हम लोग कहते थे, क्या भगवान हम पर कभी तरस नहीं खाएंगे? ऐसे ही हमारी लाइफ बीतती जा रही थी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हम लोग अपनी माँ को लेकर दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल आ गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी जिससे कि माँ को थोड़ा बहुत आराम मिला। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपनी माँ को लेकर नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने तो अपना मुंह मोड़ लिया था। किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। पापा घर के बाहर ही समोसे और गोलगप्पे का ठेला लगाते थे और बेचते थे। उनमें से जो भी पैसे आते थे उसे ही हमारा घर का गुजारा चलता था। हम अपनी माँ को दिल्ली से घर ले आए थे। इसी तरह से हमारा टाइम बीतता जा रहा था। देखते देखते 3 साल हो गए थे। मैं 14 साल की हो गई थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी मेरे घर आई माँ से मिलने। आंटी ने पापा से कहा, पास के गांव से एक रिश्ता आया है दर्शना के लिए। मेरे पापा तो बहुत खुश हो गए थे। माँ भी बेचारी सोचने लगी, चलो मेरे मरने से पहले मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। मैं भी बहुत खुश थी। पापा थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। शादी के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह से पापा ने उस आंटी को कह दिया कि ठीक है, हम रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़का क्या करता है? आंटी ने कहा, उसकी फ़िक्र आप मत करो भाई साहब, लड़का बहुत ही अच्छा काम करता है, विदेश में स्टोर मैनेजर है और लड़के के पापा का अपना दुकान है। पापा ने कहा, ठीक है, लड़के वालों को मैं कह देती हूँ कि वे लोग आकर ब्याह कर दर्शना को ले जाए।
पापा कहने लगे, जैसा वे लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। आंटी कहने लगी, वे लोग 15 दिन के अंदर अंदर ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बेटा विदेश से आया हुआ है और फिर 3 महीने के बाद वापस भी चला जाएगा। पापा किसी तरह तैयार हो गए। पापा गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया। इसी तरह शादी के सारे चीज़ों का बंदोबस्त हो गया। मैं भी खुश थी, आज बारात आने वाली थी। मेरी बाजी की आज शादी हो जाएगी, मैं ये सोचकर ही खुश थी। जब बारात दरवाजे पर आई तो मैं दूल्हे को देखने चली गई, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सिर्फ बाजी की शादी थी और दूल्हे मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। अपनी बाजी के पास गई और बोली, दर्शना बाजी, आपके दूल्हे 2 हैं। मैंने देखा बारात आ गई है। बाजी कहने लगी, अरे पागल हो गई हो क्या, दूल्हा एक ही होगा, वे कोई और होगा। मैंने कहा, नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सोच में पड़ गई। पापा जल्दी से मेरे पास आए और कहने लगे, जरीना तुम भी तैयार हो जाओ, बड़ी बाजी को भी तैयार करके स्टेज पर ले आओ। मैंने कहा, ठीक है पापा। मैं बाजी को स्टेज पर लेकर गई। पड़ोस वाली आंटी आई और बाजी को दूल्हे के पास बिठा दिया और मैं उस तरफ चली गई जिधर खाना पीना मिल रहा था। लोग खाना खा रहे थे और मैं भी खुश थी। खाना खाने लगी। मुझे तो पता भी नहीं था आज मेरी भी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैंने पेट भरकर खाने खाए और इधर उधर खेलने लगी और खेलते हुए स्टेज तक आई बाजी की शादी देखने के लिए। अचानक से आंटी मुझे पकड़कर बोली, तुम इधर क्यों खड़ी हो, जाओ दूसरा दूल्हा तुम्हारा है उसके साथ बैठो। आंटी ने ज़बरदस्ती उसके बगल में बिठा दिया। मैं बोली, आंटी ये क्या कह रही हैं आप। आंटी बोली, अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी भी तो शादी है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बाजी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। मेरी तो अभी तक पीरियड भी नहीं आते थे, फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी। मैंने जल्दी से आंटी का हाथ छोड़कर पापा के पास गई। मैंने पापा से कहा, ये सब क्या है। पापा, मेरी शादी भी, शादी तो बाजी की थी ना, फिर मेरी शादी क्यों की जा रही है। आंटी ये क्या कह रही हैं, मेरी शादी भी है क्या। आंटी सच कह रही हैं मेरी प्यारी बेटी। पापा कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हारी भी आज ही शादी है। मेरी बच्ची, ये मेरी मजबूरी है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ये तेरी माँ भी चाहती है और हाँ, तेरी माँ को भी पता है कि आज तुम्हारी और बड़ी बाजी दोनों की शादी है। बेटी मुझे माफ़ कर दे और मेरे लिए और अपनी माँ के लिए ये शादी कर लो। मैं अपने पापा के आंसू देख नहीं सकती थी। पापा की आंखों में आंसू देखकर मैंने कह दिया, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। माँ को जल्द अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। माँ को अटैक आया था। वो मेरे बारे में इतना सोच रही थी कि सीधे उनके दिल पर अटैक पड़ा था। मैं तो अभी तक गुड़िया से ही खेलती थी। मैं पढ़ने भी जाया करती थी, गुड़ियों से खेलती रही और आज मेरी शादी थी। मेरी बाजी की उम्र 16 साल की थी। आज मेरी ज़िंदगी का हर कुछ यहाँ ख़त्म हो चुका था। हमारी शादी हो चुकी थी। हम दोनों बहनों को विदा कर दिया गया था। मैं अपने ससुराल गई। कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि शादी होने के बाद विदाई के समय रास्ते में मैं बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी की हालत में पूरे 6 घंटे सफ़र करने के बाद होश आया। मैंने आँख खोली तो सामने मेरी बहन थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई कि चलो कोई नहीं, बाजी मेरे साथ है। ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति और मेरी बहन और जीजा थे। बाजी ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। मैं तो यूं ही खेलती रहती थी। मेरा पति अजीब नज़रों से मुझे देखता रहता था। मैं उसके देखने से डर जाती थी और डर कर बाजी के पास चली जाती थी। खैर, जो भी था, देखते ही देखते 5-6 महीना बीत गया था और मेरी मासिक धर्म भी आ गई थी। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और मासिक धर्म भी ख़त्म हुआ। जिस दिन मासिक धर्म खत्म हुआ उसी रात मुझे एक कमरे में दुल्हन की तरह सजाकर बिठा दिया गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी, तभी देखा मेरा पति कमरे में आ रहा है। उसे देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि वह बहुत ही नौजवान और हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। वह मेरे पास आया, मेरे चेहरे को छूने लगा, मेरे बालों को सहलाने लगा। मैं डरकर काँप रही थी। मैं कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो। वह गुस्से से मेरी तरफ घूरा, कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं डर से कांप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन मैं कह रही थी कि आप मुझे ऐसे क्यों टच कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अरे पागल, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें कहीं से भी छू सकता हूँ। तुम्हें पता है पति और पत्नी के बीच में क्या होता है। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा। मैं तुम्हें आज बताऊँगा पति पत्नी के बीच में क्या होता है।
तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें डराने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और मैं उसे मना करती रह गई। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और दरिंदों की तरह रात भर वो मुझे नोचता रहा। उसे मुझ पर जरा सी भी तरस न आई। उसे पता था मैं इस लायक नहीं हूँ तब भी। फिर सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से फट रहा था। मैं दर्द से तड़प रही थी, रो रही थी। सुबह मेरी बाजी मेरे कमरे में आई और मुझे बिस्तर समेत उठाकर बाहर ले आई। मुझे नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर मुझे आराम करने के लिए कह दिया। खाना बनाने खुद ही चली गई। मेरे लिए वो खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया और सो गई। मैं बहुत रो रही थी। अपनी बाजी से कह रही थी, बाजी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना। वह दरिंदा मेरे पास आ जाएगा, मेरे साथ फिर से वही सब करेगा। बहुत अजीब इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। बाजी कहने लगी, घबराओ नहीं जरीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले जैसे खेलने कूदने लगोगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही हूँ। बाजी मुझे समझाकर कमरे से जा चुकी थी। मैं सो गई। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। तभी मुझे उल्टियाँ आने लगी और मैं चक्कर खाकर आंगन में गिर पड़ी। मेरी सास और बाजी दौड़कर मेरे पास आई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो डॉक्टर की बातें सुनकर समझ ही नहीं पाई थी कि ये सब क्या होता है और ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये कैसी बीमारी है। मुझे नहीं पता था प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन अच्छी बात ये थी, उसी दिन पापा घर आए और कहने लगे माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कैसा चमत्कार था। आज पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज ही पता चला कि माँ ठीक हो गई हैं। मैं तो डर गई थी, कहीं माँ परेशान ना हो जाए ये सुनकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर माँ ठीक हो चुकी थी, इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। लेकिन आज तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो चुकी थी जिसका मेरे साथ कोई जोड़ ही नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मेरे पति ने अपने माँ बाप से छुपाकर एक और शादी कर रखी थी। वह लड़की मेरे सास ससुर को पसंद नहीं थी। मुझे इन सारी बातों की कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे समझ आती थी। मैं सोचती थी चलो एक और पत्नी है तो उसमें मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरी तो अब उस इंसान के साथ शादी हो चुकी है, अब तो ये मेरा पति है। इस तरह से टाइम बीत रहा था। धीरे धीरे 5 महीना बीत चुका था और इन 5 महीनों के अंदर मेरा पेट फूलने लगा था। मैं डर गई थी। मैं अपनी सास के पास गई और कहने लगी कि माँ जी मेरा पेट क्यों बाहर को आ रहा है, मेरे पेट में ऐसा क्या हुआ है। मेरी सास ने मुझे कहा कुछ नहीं बेटा, ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बाजी के पास गई। मेरी बाजी भी इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो जरीना, तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। इस नन्ही सी जान को कुछ ही दिनों में तुम जन्म दे दोगी। मेरी बाजी तो बहुत खुश थी। शादी के 3 महीने के बाद जीजा कतर चले गए थे। वह वहीं पर जॉब करते थे और वे तो बहुत अच्छे इंसान थे। बाजी भी जीजा को बहुत चाहती थी। बाजी की बातें सुनकर मैं चुप हो गई और चुप्पी से अपने कमरे में आकर बैठी थी। तभी मेरा पति आया और कहने लगा, सुनो, तुम अपना सामान बांधो और इस घर से चलती बनो। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा, मैं अब मुनीफा के साथ रहूँगा। वो मेरी बीवी है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह तो मेरे मम्मी पापा की ज़िद थी कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं लव मैरिज ना करके उनके पसंद की लड़की से शादी करूं और मैं किसी गांव की लड़की से शादी करूं। तो मैंने उनके कहने पर शादी कर ली थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं घबरा गई, क्योंकि अब मैं शादी का पूरा मतलब जान चुकी थी और यह आदमी जो कह रहा था वो मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और मुझे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरे पापा ने हमारी शादी पर बहुत पैसे खर्च किए थे। पूरे 1 लाख उन्होंने जमा करके लोगों से मांग करके हमारी शादी की थी और यह आदमी मुझे छोड़ देगा तो मेरे पापा जीते जी ही मर जाएंगे। मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं रोती हुई अपने सास ससुर के पास गई। बाजी भी वहीं थी। मैं रो रो कर कहने लगी, देखिए जोरान जी क्या कह रहे हैं, वह मुझे नहीं रखेंगे। मेरी सास परेशान हो गई। मेरे ससुर जी मेरे पति को समझाने लगे, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जरीना बहुत अच्छी लड़की है और ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें जरीना के साथ ही रहना होगा। मेरे पति को सारे लोग समझा रहे थे, लेकिन वह किसी का नहीं सुन रहा था। ये सब देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी।
मैं अचानक से सीरियस हो गई। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मैं कम से कम 4-5 हॉस्पिटलों से ट्रांसफ़र होकर उस अस्पताल में जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर मेरे पति पर गुस्सा कर रहे थे। उसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। कितनी कम उम्र की लड़की है और माँ बनने वाली है, और उसकी डिलीवरी करवाना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। उस वक्त मेरे ससुराल वालों ने कहा, आप बच्चे को बचाइए, माँ का क्या, माँ तो हम दूसरी भी ले आएंगे। आप हमारे खानदान के चिराग को बचाइए। मेरे पति ने पेपर पर साइन कर दिए। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी समझो या मेरी बदकिस्मती, मेरा बच्चा भी बच गया और मैं भी बच गई। मेरे माँ बाप दोनों अस्पताल में आए और मेरे पति ने मुझे मेरे माँ बाप के साथ भेज दिया। जब मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ तो मेरा पति आया और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। मेरा पति कहने लगा, जरीना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ रहूँगा और अपने बच्चे को मैं उसी के गोद में डाल दूँगा। मेरा पति मेरा 3 महीने का बच्चा छीन कर ले गया। पापा जब घर आए तो मैंने अपने पापा को रो रो कर बताया। माँ भी रो रही थी। मेरे पापा मुझे समझाने लगे, कहने लगे, जरीना, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वे अच्छे लोग हैं। हो सकता है वे लोग नाराज़ हो तुमसे, इसलिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा करो, तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ और वहाँ पर जाकर सबको मनाओ। तुम्हारे ससुराल वाले ज़रूर मान जाएंगे। पापा ने मुझे मेरे ससुराल पहुँचा दिया और दरवाजे से ही पापा ये कहकर चले आए कि बेटी, अपनी बाप की इज्जत बचाना और अपना परिवार बचाना तुम्हारा काम है। इन मामले में मैं नहीं बोल सकता। तुम देखो, अपने घर को टूटने से बचा लो और देखो ससुराल वाले के ताने चुप्पी से बर्दाश्त कर लेना। मैंने कहा, ठीक है पापा। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं इतने कम उम्र में 14 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी। मैं बदकिस्मती से बच गई थी। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ रहने के लिए मजबूर थी। माँ बनना किसे कहते हैं, मुझे आज एहसास हुआ था। मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना था। मैं ससुराल पहुँची तो सीधे अपने कमरे में अपने बच्चे के पास गई। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया। उस वक्त मेरा पति मेरे कमरे में ही था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, बच्चे को खींचकर बेड पर रख दिया। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और बेल्ट निकालकर मेरे बदन पर बेल्ट मार मार कर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी इतना मारा कि मैं तड़प उठी थी। बाहर मेरे सास ससुर दरवाज़ा खोलने को कह रहे थे। मेरी बहन भी चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैं अपने पति से हाथ जोड़ रही थी, प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालो। मैं अपने बच्चे के साथ रह लूँगी। मैं आपकी दूसरी पत्नी भी बर्दाश्त कर लूँगी। मुझे इसी घर में थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन वह जल्लाद नहीं माना और मुझे घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने खुद को मारने की कोशिश भी की। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं मर भी तो नहीं पाई। मेरी बहन को भी मुझ पर किया हुआ जुल्म बर्दाश्त ना हुआ। वह भी उस घर को छोड़कर चली आई। मैं थाने गई, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मैंने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने कहा कि देखो, केस मत करो क्योंकि तुम लोग इतने अमीर नहीं हो। केस मुकदमा बहुत पैसा लगेगा। तुम गरीब लोग हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह पैसे देकर केस जीत जाएंगे। इसलिए ऐसा करो, तुम मुझसे बात कर लिया करो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, ठीक है साहब, आपको जो कहना था वह कह दिया। मुझे क्या करना है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस इंसान के साथ अब नहीं रहना है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे को मुझे दिलवा दो। और वह पुलिस कहने लगा, बच्चा तुम्हें नहीं मिल सकता। वह बच्चा तुम्हारे पति को ही दिया जाएगा क्योंकि उसका पालन पोषण वह अच्छे से कर सकता है। तुम तो अभी 15-16 साल की बच्ची हो और तुम्हारा बच्चा तभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की होगी। मैं पुलिस वालों के हाथ जोड़ने लगी। मैं बोली, साहब कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो। वकील कहने लगा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चा तुम्हें मिले। बस तुम 1 लाख का इंतज़ाम करो। मैंने 1 लाख का इंतज़ाम कर लिया और वकील और पुलिस को दे दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी देखो रंग ले आई। मैं केस हार गई और बच्चा मेरे पति को मिल गया। मैं अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि बच्चा मुझे दे दो। उसके पैर पड़ गई, उससे भीख मांगने लगी। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज़। वह बिना माँ के मर जाएगा, अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन उस इंसान को उस मासूम बच्चे पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया और सीना चौड़ा करके कहने लगा, देखो माँ का इंतज़ाम तो मैंने कर लिया है। देखो मेरी पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया है और मैं ये दूसरा बच्चा किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता।
क्योंकि मेरी पहली पत्नी अब कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए तो मैं ये केस जीत गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट ने मुझे यूं ही बच्चा दे दिया है? बच्चे के पास माँ भी है और बाप भी। तुम्हें ज़्यादा बच्चे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वकील का कहना था बच्चा आपको नहीं मिल सकता। एक तो आपकी उम्र 18 साल की नहीं हुई, लेकिन आप बहुत छोटी हैं, आप बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उनका ये कहना था कि मैं वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मम्मी पापा ने मुझे किसी तरह संभाला और मुझे घर ले आए। मुझे होश आया तो मैं सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दीवारों में सर दे देकर अपने आप को मार देने की कोशिश कर रही थी। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता था। इसी तरह से करते करते काफ़ी दिन बीत गया। पापा ने मुझे रिश्तेदार के घर भेज दिया। मैं खाला के घर आ गई। मैं यहाँ खाला के घर 4 साल तक रही। खाला का एक बेटा जरगम था। जरगम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वह पढ़ा लिखा था। मेरी सारी हकीकत उसे पता थी। मैंने अपने बीते हुए कल के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। जरगम हर समय मुझे हंसाने की कोशिश करता। जरगम बहुत अच्छा लड़का था। वह अच्छी नौकरी भी करता था। उसकी इनकम भी काफ़ी अच्छी थी। उसने मेरे आगे की पढ़ाई कंप्लीट करवाई। मैं यहाँ बहुत खुश थी। पापा से बात करती रहती थी। पापा को बताती थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी पापा से कह देती माँ परेशान ना हो और बाजी को कह दो कि वह जीजा जी को मना ले और जीजा जी के साथ ही बाहर विदेश चली जाएं। मेरे जीजा जी कतर में काम करते थे। जीजा जी की तो कोई गलती नहीं थी। वह उन जाहिलों के साथ नहीं रहते थे। मेरे कहने पर बाजी ने जीजा जी के साथ रहने का फैसला कर लिया। जीजा जी बाजी को विदेश कतर ले गए। वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मेरी वजह से बाजी वह घर छोड़कर आ गई थी। बाजी ने कहा कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जीजा जी तैयार हो गए और उन्होंने बाजी को कतर में ही बुला लिया। खैर अब मेरे मम्मी पापा भी अच्छे से रह रहे थे। मैं उनसे बात करती रहती थी। इधर जरगम और मेरी खाला पूरी कोशिश करते थे कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊं। मेरे साथ जो भी हुआ वह मैं सब कुछ भूल जाऊं। लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी वे सारी बातें। मैं वह सारे हालात जो मेरे साथ बीते थे, जो जख्म आज भी मेरे बदन में मौजूद हैं। एक दिन मैं रो रही थी, तभी जरगम मेरे पास आया और कहने लगा, जरीना तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? मैंने जरगम से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? जरगम कहने लगा कि तुम्हें अगर दोबारा शादी करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे नफ़रत है शादी के नाम से। मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। खाला ने कहा, ठीक है जरीना, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लड़का मिले तो क्या तुम शादी नहीं कर सकती जरीना? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। अच्छे तो वे लोग भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या हुआ? बाद में जब हकीकत सामने आई तो मेरे साथ क्या हुआ? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। मुझे शादी के नाम पर डर लगता है। जरगम कहने लगा, जरीना तुम क्यों डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो तुम बुरा ना मानो, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? जरगम की ऐसी बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये कैसे हो सकता है? जरगम मेरे बारे में हर कोई जानता था और इतना कुछ जानते हुए जरगम मुझसे शादी कैसे कर सकता था? जरगम एक बहुत अच्छा लड़का है। उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है और इतना अच्छा नौकरी करता है। फिर वो मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है? जरगम कहने लगा, देखो जरीना, मैं माँ से बात करूँगा। तुम एक बार हाँ कह दो तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी दुख है वह मैं सारे ख़त्म कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे ज़िंदगी के सारे जख्म को मिटा दूंगा अपनी मोहब्बत से। और सच कहो तो जब से तुम आई हो ना, मेरी ज़िंदगी में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे इस मासूम चेहरे से तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी माँ को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं माँ को मना लूँगा। मैंने जरगम से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। खाला कभी नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। जरगम कहने लगा, अगर मान गई तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। जरगम, मैं अभी उन सारी बातों को भूल नहीं पाई हूँ। मैं अपने बच्चे को आज भी याद करती हूँ। मेरा दिल तड़प उठता है। मैं अपने बच्चे को पाना चाहती हूँ, अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी किस्मत तो देखो, उसे सीने से भी नहीं लगा सकती। जरगम कहने लगा, जरीना देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जिंदगी भर अकेली नहीं रह सकती हो ना। तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत तो होगी। तुम अकेले ज़िंदगी कब तक बिताओगी? जरगम मेरे करीब आया और कहने लगा, देखो जरीना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा बच्चा भी ज़रूर वापस लाऊंगा, तुम्हारे गोद में लाकर रख दूंगा। जरगम का इतना कहना था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और जरगम के सीने से लग गई थी।
जरगम ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। तभी खाला ने हमें देख लिया। जरगम खाला के पीछे पीछे चला गया। अपने कमरे में जाकर खाला को पूरी कहानी सुनाई कि मैं जरीना से मोहब्बत करने लगा हूँ। जरगम ने पूरी कोशिश की खाला को मनाने की। खाला ने कहा, जरगम मुझे तो जरीना बहुत पसंद है और मैं जरीना को अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाओ। जरगम ये बात सुनकर खाला के सीने से लग गया था। खाला और जरगम मेरे कमरे में आए। खाला ने कहा, जरीना मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत दुख मिले हैं। मैं चाहती हूँ तुम जरगम से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तुम अपने सारे परेशानियों और दुखों को भूल जाओ, अपनी सारे बीते हुए पल को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैं अपने खाला के सीने से लग गई और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। खाला ने माँ को और पापा को भी बुला लिया। पापा ने हमारी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। आज मैं जरगम की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी हुई थी। जरगम मेरे करीब आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी मोहब्बत से मुझे भिगो दिया। आज मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह बीत रहा था और 4 महीने बीत गए। एक दिन जरगम मेरे पास आया और कहने लगा, जरीना चलो, हमें इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद का नाम सुनकर ही मेरी रूह काँप उठी। जरगम कहने लगा, चलो, मैंने वादा किया था ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगा। जरगम के साथ इलाहाबाद गई, क्योंकि यहाँ इलाहाबाद में ही जरगम की ड्यूटी थी। वो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन था। उसको एक सरकारी फ्लैट मिली हुई थी, वहीं पर मुझे ले गया। हम दोनों वहाँ पर बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। 2 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और यहाँ इलाहाबाद के अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था। जो बच्चा मेरे पेट में था वो बहुत कम मूवमेंट करता था और समय समय पर मेरा चेकअप भी होता रहता था। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था। मेरी खाला भी यहाँ मेरे साथ आ गई थी, क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं था। खाला मेरी बहुत देखभाल कर रही थी और जरगम भी मेरी बहुत ख्याल रख रहा था। मेरी ज़िंदगी तो बहुत खुशगवार बीत रही थी। मेरा 9वां महीना चल रहा था। अस्पताल वालों ने मुझे 15 दिन पहले ही एडमिट करवा लिया था, क्योंकि मुझे बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होना था। मैं यहाँ के वार्ड में टहल रही थी, तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। शायद मैं उस आदमी को अच्छी तरह से पहचान सकती थी, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, मेरा पहला पति जोरान था। वह काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगा। कुछ ही दूरी पर मैंने जोरान के माँ बाप को भी देखा। जब उन दोनों को देख लिया तो मैंने अपने आप को छुपाना चाहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों के सामने जाऊं। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत थी। डॉक्टर के काउंटर पर पता किया तो डॉक्टर ने जो बात बताई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने बताया कि मेरे पहले पति की पत्नी मर चुकी है, इसलिए वह आदमी इतना परेशान है। सुबह सुबह ही उस औरत को एडमिट करा दिया गया था। उसका कई सालों से कैंसर का इलाज हो रहा था, जो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। कैंसर की वजह से ही आज वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई और मुझे बहुत ज़ोरों का दर्द उठने लगा और मैं भी बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा दूसरा पति मेरे सामने खड़ा बहुत परेशान दिखाई दे रहा था और मेरी खाला भी मेरे पास खड़ी थी। उन्होंने जो खबर मुझे सुनाई तो खुशी के मारे मैं झूम उठी। मैं हिलना चाह रही थी, लेकिन खाला ने मना कर दिया कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ये बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ है और मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। जरगम परेशान था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। वह मेरे लिए बहुत परेशान था। मैंने उसको एक बड़ी सी स्माइल करके दिखाया और बोला, देखो जरगम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी खुश हो जाओ। हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। हम लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने फ्लैट में आ गए। तब मैंने खाला को और अपने पति को वह सारी बात बताई जो मैंने हॉस्पिटल में सुना था। फिर मैंने अपने बाजी को भी फ़ोन मिलाया और उनसे भी बात की और उनको खुशखबरी भी दी, और जो मैंने हॉस्पिटल में देखा था वह बात बिल्कुल सच थी। मेरे पहले पति की पत्नी मर चुकी थी। अब उसका बहुत बुरा हाल था। मेरी बहन भी कतर से इलाहाबाद आ चुकी थी। वह भी मुझसे मिलना चाह रही थी। मेरी बहन मेरे बेटे को लेकर मुझसे मिलने आई। मैंने अपने बेटे को देखकर अपने कलेजे से लगा लिया। मेरा बेटा अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। वह पूरे 9 साल का हो गया था। वह मुझे बिल्कुल नहीं जानता था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिन माँ के पला है। वह तंदुरुस्त था, खूबसूरत था और बहुत उदास था। मैंने उससे उदास होने की वजह पूछी तो वो बहुत रो पड़ा और बोला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है। मैं उस बच्चे को क्या बताती, मैं उसकी असली माँ थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा।
उसको सीने से लगाकर बड़ा सुकून महसूस किया। मेरी बाजी ने बताया, मेरा पहला पति जोरान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उसने कहा है कि तुम्हारी बद्दुआ मेरी पहली पत्नी को खा गई है। वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। वह तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया है। जब उसे ये खबर मिलेगी तो वह और ज़्यादा टूट जाएगा और मैं उसे ये खबर ज़रूर सुनाऊंगी। तुम्हारे बेटे को तो मैं पाल लूँगी, क्योंकि मेरी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है। तुम्हारे जीजा कहते हैं कि मैं इसे अपनी औलाद से बढ़कर मानूंगा। मैं भी अपनी ममता को समझा दिया, सुकून महसूस किया। कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेरी बहन के गोद में ही रहेगा। मैंने तो अपनी सौतन को कोई बद्दुआ नहीं दी थी। शायद मेरी आह ने जोरान को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी की वजह से ही मुझको ठुकराया था। अगर उसको इतना ही अपनी पहली पत्नी से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों किया था? अपने घर से भाग जाता, अपने माँ बाप से मना कर देता, लेकिन उसने मुझ मासूम पर अपनी मर्दानगी दिखाई। मुझे उस छोटी सी उम्र में बर्बाद करके रख दिया। उसकी सज़ा तो अल्लाह ने उसे दे दिया है। इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं होगी, क्योंकि अब पल पल तड़पेगा। ना तो उसकी पहली पत्नी रही और ना ही दूसरी पत्नी उसे मिल सकती है। बाजी मुझसे और मेरे बच्चे से मिलकर अपने घर चली गई। जब उसने ये खबर सुनाई तो सच में जोरान बिल्कुल पागल हो गया था। उसने एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया था। ना ही वो खाता था, ना ही किसी से बात करता था। उसके माँ बाप भी उसके लिए बहुत परेशान हैं। जोरान का कहना है कि मैं एक बार ज़रूर जरीना से माफ़ी मांगूंगा। शायद जरीना मुझे माफ़ कर दे, चाहे तो अपने बेटे को ले जाए। लेकिन मैंने अपने बेटे को अब अपनी बहन को सौंप दिया है, क्योंकि वो बेऔलाद है और मैं अपने पहले पति से कभी सामना नहीं करना चाहती। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने बाजी से साफ साफ मना कर दिया। मैं उस नीच आदमी से कभी नहीं मिलना चाहती। चाहे वो मर भी जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मुझे अपने पहले पति से मिल लेना चाहिए या नहीं? और क्या मैं अपने बेटे को अपनी बहन को सौंप कर अच्छा किया या गलत? मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और क्या मेरे पहले पति ने जो मेरे साथ किया था, क्या उसको कभी माफ़ी दी जा सकती है? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरी बाजी की सास ससुर दोनों ही मेरी बाजी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो मुझे मनाए कि मैं जोरान के सामने जाऊं, ताकि जोरान मुझसे माफ़ी मांग सके। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मुझे जोरान से मिलने जाना चाहिए या नहीं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है